एक क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो v चाहिए और v का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt। v इज इक्वल टू, मतलब सीधा सीधा हो गया कि इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो गया d ओवर dt और x की वैल्यू क्या है 18t प्लस 5t स्क्वायर। रेस्पेक्ट किसके, t के, और t के फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर दो। 18 तो ये हो गया कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस 5 है ये, t स्क्वायर का होगा 2t, t स्क्वायर का 2t, तो हो गया 18 प्लस 10t। किसकी वैल्यू आ गई 18 प्लस 10t। पूछा क्या है उसने, 2 सेकंड पर बताओ, तो 2 की वैल्यू पुट कर दो। 18 प्लस 10 इंटू 2, ये हो गया 20, 30, 38 मीटर पर v आ गया। और पूछा एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 एंड 3 सेकंड, हो गया। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे हम, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 18 का डिफरेंशिएशन होगा 0 और प्लस 10t का केवल क्या बचेगा, तो आंसर कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गए दोनों पार्ट। एक और क्वेश्चन है, An object thrown vertically upward from the top of a building reaches the foot of the building in a time t1. It takes a time t2 if thrown vertically down with the same velocity. If the time of the free fall is t, so that t is equal to root 2 t1 t2. मतलब दो कंडीशन है। एक बार तो क्या किया, ऐसे यहाँ से इसे ऊपर फेंका v वेलोसिटी से, अब ये ऊपर जाएगी और फिर ऐसे नीचे आ गई, इसमें टाइम लगा उसे t1। यही बिल्डिंग है, बॉल को सीधा नीचे फेंक दिया तो ये भी यहाँ आ जाएगी और टाइम कितना लगेगा t2, दो गई। और तीसरा टाइम दिया है इफ द टाइम ऑफ द फ्री फॉल, अभी से v वेलोसिटी से फेंका है इन दोनों कंडीशंस में, और तीसरी कंडीशन ये बोल रही है कि यहां से इसे छोड़ दो, मतलब u इज इक्वल टू 0, और तब टाइम कितना है। 3 कंडीशन हो गई और तीनों में रिलेशन चाहिए बस हमें, तो 3 कंडीशन है, तीनों को यूज कर लो, इक्वेशन बना लो तीनों की। पहले वाले में क्या होगा, इस वाले में ऊपर जाने वाली है तो क्या था, इसकी हाइट ले लो कुछ भी h है तो क्या होगा, याद है y2 माइनस y1, तो y2 कहाँ है, तो 0 माइनस y1 क्या है h, और ये हो गया vt 1 माइनस हाफ gt1 स्क्वायर, इस वाले के लिए पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन में आ जाओ, यहां पर इसे सीधा कहां फेंका है नीचे, तो इसमें डायरेक्ट आएगा h इज इक्वल टू vt प्लस हाफ gt स्क्वायर, और t कौन है t2 है, और तीसरी कंडीशन है इसे गिरा दिया है तो h इज इक्वल टू होगा 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, यानी कि h की वैल्यू हो गई हाफ gt स्क्वायर। 3 रिलेशन आ गए। इस वाली कंडीशन ऊपर से नीचे आया है तो ये y2 माइनस y1 वाली बात लगाएंगे इसमें। ठीक है, फॉर्मूला था y2 माइनस y1 और फिर तो सेम ही है ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। y2 यानी कि लास्ट कहां पर आया, इस जगह पर, तो अर्थ पर आ जाएगा तो 0 हो गया है, और स्टार्टिंग कहां से हुई है h से, यहां से, तो ये h हो गया, और फिर इनिशियल वेलोसिटी इसकी v है, टाइम t1 है, हाफ gt1 स्क्वायर। अब बस इनमें आपस में रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, हाफ gt स्क्वायर को यहां पर प्लेस कर दें तो t और t2 के बीच में कुछ रिलेशन आ जाएगा। ऐसे ही v की वैल्यू भी कंपेयर कर लो कहीं से, है ना। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन है 3 हमारे पास में, अब इसे हमें सॉल्व करना है बस, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, इन्हें सॉल्व करना है। कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं, सोचो। तीनों ही आपस में इक्वल होंगी, है ना। पहले एक इसको देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड को देख लो, चलो नहीं फर्स्ट और थर्ड को, तो h की वैल्यू हो जाएगी हाफ gt स्क्वायर माइनस में vt1 प्लस में हाफ gt1 स्क्वायर। एक तो ये आ जाएगा, इसमें से हाफ g कॉमन ले सकते हैं तो t स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर बचेगा, तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन vt1 एक
दूसरी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड नहीं सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को लेंगे तो h की वैल्यू वही हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू VT2 प्लस हाफ GT, एक ही आएगा। रिलेशन कैसे आ सकता है, v कैंसिल हो जाएगा, हाफ g कॉमन t स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या बचेगा VT2, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। अगर हम डिवाइड कर दें तो v खत्म हो गया, डिवाइड कर देंगे तो क्या खत्म हो रहा है v, फिर देखते हैं क्या आता है। डिवाइड कर दिया तो आएगा हाफ जी खत्म, टी स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 माइनस में और अपॉन में, सही डिवाइड 4 में 5 का डिवाइड कर दिया है। अब हमें चाहिए नहीं में रिलेशन चाहिए, अब तो एक तरह से देखो तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, और तो कोई प्रोसेस नहीं है क्या, ऐड कर दें तो अभी नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा टी स्क्वायर T2 माइनस T1 स्क्वायर T2 इज इक्वल टू माइनस T1 T स्क्वायर और प्लस T1 T2 स्क्वायर। आप क्या कर सकते हो, हमें चाहिए ये t इज इक्वल टू अंडर रूट में ये चाहिए, t की वैल्यू चाहिए T1 T2, t स्क्वायर है, इसे ले लो t स्क्वायर कॉमन T1 प्लस T2, इसको और इसको, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा और इधर है T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर T2, T1 T2 कॉमन, क्या बचा, और इधर भी ये है t स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो t की वैल्यू यार हो गया सब। वही 3 इक्वेशन बनानी थी बस, और 3 इक्वेशन के बाद फिर ये अपने आप से 3 कंडीशन दी थी, एक बार ऊपर फेंका है उसकी एक इक्वेशन बना ली हमने, एक बार उसे नीचे फेंका उसकी एक इक्वेशन बना ली, और एक बार उसे फ्री फॉल किया तो उसकी इक्वेशन बना ली। वो h की वैल्यू इसके साथ कंपेयर कर दी तो एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर h की वैल्यू को इसके साथ कंपेयर किया तो दूसरी आ गई, डिवाइड कर दो T1 T2 बचा, वही चाहिए रिलेशन। हो गया क्लियर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है ये, और डिस्प्लेसमेंट भी होना कहां चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसको हम बोल देते हैं वर्क। जैसे ये हमारे पास कोई सरफेस है, इस सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट कोई रखी हुई है, हमने क्या किया, इधर से फोर्स लगाया इस पर F, जब इधर से धक्का दोगे तो क्या होगा, आगे चलेगी, ये आगे चली और यहां पहुंच गई, तो ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या है, वर्क। तो कंडीशन समझ गए, डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, इन द डायरेक्शन ऑफ, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। कैसे हो सकता है कि ये बॉक्स रखा हो और यहां से हमने क्या किया, रस्सी बांध के ऐसे पकड़ ली रस्सी और अब खींचना शुरू किया, तो जब ऐसे खींचोगे तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, बॉक्स रखा है पकड़ के रस्सी से खींच रहे हैं हम, जब खींचेंगे तो फोर्स इधर आ गया, ये बॉक्स इधर चल देगा या जमीन पे चलेगा, जमीन पर, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। इनके बीच में एंगल कितना आ गया, कोई भी एंगल बन गया है, तो अब डिस्प्लेसमेंट इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, देन वर्क डन क्या होगा, देन वर्क डन, ऊपर वाली डेफिनेशन से चलो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहां पर डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है, तो इसको यहां ले आओ, जब इसे लेके आओगे तो कंपोनेंट ब्रेक करोगे, तो डी का कंपोनेंट डी कॉस थीटा। हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का कोई भी डायरेक्शन चाहिए, लेकिन वो चाहिए फोर्स की डायरेक्शन, कोई भी कंपोनेंट हो, कुछ भी हो, होना कहां चाहिए वो, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां से हमने क्या किया, इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, और एंगल वाला जो कंपोनेंट है वो कॉस में आता है, तो ये क्या आ गया,
तो अब यहां पर हम जब लिखेंगे तो W इज इक्वल टू F इंटू आएगा D cos थीटा, तो W ही लिख देते हैं, W इज इक्वल टू हो जाएगा F D cos थीटा, और W इज इक्वल टू लिख सकते हैं F वेक्टर डॉट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट है ये। अगर दूसरी डेफिनेशन बोले अब यहां से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट है। अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट्री हो, मतलब बहुत थोड़ा सा, इफ डिस्प्लेसमेंट इज dr, बहुत थोड़ा सा है, देन जब डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ा सा होगा तो वर्क भी थोड़ा ही होगा। भाई जब हम ऐसे उठा के ले जाना है 1 किलोमीटर तक तो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, और ये बोला थोड़ा सा खिसका देने जरा, तो वर्क कितना होगा, कम। तो जब डिस्प्लेसमेंट कम है तो वर्क भी कम है, यानी कि dW इज इक्वल टू लिखेंगे F डॉट dr, R डिस्प्लेसमेंट हो गया, और D जो है वो शो कर रहा है बहुत थोड़ा सा। अगर हम इसे लिखें W तो लिखेंगे फिर इंटीग्रेशन में F डॉट dr, ठीक है। जब एलिमेंट्री की बात होगी तब, अगर पूरा पूरा डिस्प्लेसमेंट दिया है तो यही गया, बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है तो इसे यूज करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम उसका। क्लियर हो गई बात ये? तो मेन यही है फॉर्मूला, तो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कंडीशन फर्स्ट, एक तो सिंपल सा है कि इफ थीटा इज 0 देन W इज इक्वल टू F इंटू D होगा, बस। थीटा 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1, तो वर्क डन कितना होगा FD, और देखो बात सही है, यही आ गया, जिधर फोर्स था उधर ही डिस्प्लेसमेंट था, तो दोनों की डायरेक्शन सेम, F वेक्टर और D वेक्टर, तो थीटा 0 हो गया। थीटा 0 हो गया तो फॉर्मूला क्या आया था, ये W इज इक्वल टू F इंटू D, यही आ गया रिजल्ट। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी में चलते हैं, इफ थीटा इज 90 डिग्री देन cos 90 विल बी 0, तो वर्क डन कितना होगा 0। कब होगा ये, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो, परपेंडिकुलर, जैसे फोर्स लग रहा हो नीचे या ऊपर, फोर्स की डायरेक्शन हो सकती है ऊपर या नीचे, और चल इधर रहे हो, सही है। सिर पे तुमने अपने बोझा रखा और चलना शुरू कर दो, कोई वर्क नहीं कर रहे हो। कुली है, कुली अपने सामान उठा के कहाँ रखेगा, सिर के ऊपर रखेगा, तो फोर्स कहाँ लगाएगा, ऊपर की तरफ, तभी तो उसको दबाएगा नहीं वो, तो उसने फोर्स कहाँ लगाना है, ऊपर, और जब फोर्स ऊपर लगेगा चलेगा ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टल, तो डायरेक्शन एंगल कितना हो गया, तो वर्क डन। पैसे किसको, 0 ही आएगा, देना क्या है, फ्री में दे देते हैं, बस वो 2 जगह काम करता है। बॉक्स उठाते समय सिर पे रखेगा तब करता है, और उतार के रखेगा तब, तो वो जैसे ही आए वैसे बोले रुक जा, मैं रख रहा हूं उठा के, चल अब साथ में, और जब पहुंच जाओ डेस्टिनेशन पे जहां भी जाना है फिर उतार के खुद रख लो और अब तू जा, ठीक है। और लड़ने के लिए आदमी रखना तैयार, क्योंकि वो मारेगा अगर पैसे नहीं दोगे तो, क्यों कहेगा मैंने तो काम किया है, लेकिन साइंस को मानेगा कौन। वो भी सही है, ये क्लियर होगी। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे हैं तब भी वर्क डन 0 होगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे हैं तब भी वर्क डन 0 है। कि ऐसे कोई दीवार खड़ी हुई है और बोला कि इसे हथौड़े से तोड़ो, और तुम पूरे दिन लगे रहो, पसीने पसीने हो जाओ, चाहे चक्कर खा के गिर जाओ, अगर वो दीवार वहीं खड़ी हुई है तो कोई वर्क नहीं हुआ। उसे डिस्प्लेस करना था, हटाना था उसे, जब नहीं हटा पा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन भी 0 है, ठीक है। तो वर्क डन 0 आ गया फोर्स की वजह से, और एक ये कंडीशन है। ऐसे ही कोई भी सर्कुलर मोशन होगा उसमें हमेशा वर्क डन 0 ही रहेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में फोर्स कहां लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी सेंटीमीटर फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन होगी टेंजेंशियली होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा टेंजेंशियली, और फोर्स कहां लगेगा, तो एंगल कितना हो गया 90। ऐसा नहीं कि पूरे साइकिल में तो वैसे ही 0 हो जाता है, क्योंकि पूरे साइकिल में तो D 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट साइकिल अगर हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन नहीं, आधा चक्कर लगाएगा तब भी वर्क डन 0 है, 1/4 लगाएगा तब भी 0 है,
कोई भी आर्क पर चलेगा 0 ही आएगा हमेशा, क्योंकि एंगल 90 बन रहा है, तो वर्कडन हमेशा 0 होगा, 0 वर्कडन है, ठीक है, तो वर्कडन 0 ही रहना है। थीटा 0 पर यहां पर जो वैल्यू आई वो एक तरह से हमारे पास आई कि वो पॉजिटिव वर्क है ये, और एक कंडीशन ये है कि अगर थीटा की वैल्यू 180 रख दें तो cos 180 की वैल्यू आएगी माइनस में, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, -f, ठीक है। 180 कब होगा, फोर्स जिधर लगाएं उसके अपोजिट चले ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है, बता। रिटार्डेशन में हो सकती है, रिटार्डेशन जब होगा तब क्या होगा, फोर्स किधर लगेगा, मोशन के अपोजिट, तो वर्क डन कितना होगा, नेगेटिव। और ग्रेविटी के अगेंस्ट जो भी वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। वर्क तुम ग्रेविटी के लिए वर्क करेंगे तब हम दोनों वर्क एक साथ चलेंगे, कैसे चलेंगे देखना। जैसे थर्ड वाली कंडीशन को ही देख रहे हैं, हमने क्या किया कि ये कोई कुआं है, इसमें से कोई पानी तुमने यहां से पकड़ के खींचना है। अब जब पानी खींचोगे तो ऐसे खींच के लाओगे इसे यहां से, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक तो तुम जो फोर्स लगा रहे हो ये जिस फोर्स से तुम इसे खींच रहे हो, इसका वेट कहां होगा, नीचे, वेट है ये, mg लिख देते हैं, वेट कहां होगा, नीचे। अब देखना, वर्क डन बाय द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो पॉजिटिव है, क्योंकि हम उसे ऊपर खींच रहे हैं और वो ऊपर ही आ रहा है, तो वर्क डन कैसा है। लेकिन वर्क डन बाय द वेट नेगेटिव है, वेट जो फोर्स लगा रहा है वो कहां लगा रहा है और जा कहां रही है ये, तो वर्क डन बाय द वेट नेगेटिव, वर्क डन बाय द वेट नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव वर्क डन हो गया, क्योंकि वेट तो कह रहा है भाई नीचे रुक, लेकिन जा ऊपर रही हो, तो वेट के लिए निकालेंगे तो माइनस का आएगा, और एक्सटर्नल फोर्स के लिए निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो गया। 0 कब हो सकता है, जब फोर्स, जब डिस्प्लेसमेंट, हाँ, या तो डिस्प्लेसमेंट 0 या फिर एंगल 90 डिग्री हो। सर्कुलर मोशन में कोई भी कितना भी आर्क ले लो, पूरा साइकिल कंप्लीट कर लो, चाहे कुछ भी करते रहो, अगर सर्कुलर मोशन है तो वर्क डन 0 होगा। किसमें, सर्कुलर मोशन में फोर्स लगेगा, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब। अगर ऑब्जेक्ट अपने आप घूम रही है तो इसका सीधा मतलब हुआ कि फोर्स हमेशा कहां लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब वो अलग बात है कि चलते चलते धक्का मार रहे हो तुम, और फिर कहो आप बताओ इस वर्क, इसका वर्क क्या है, तो वो फिर थीटा पे डिपेंड कर जाएगा, नहीं तो वो पॉसिबिलिटी नहीं। नॉर्मली ये बोलता है ना कि अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो फिर सब खत्म। सर्कुलर मोशन का मतलब ही ये है कि फोर्स कहां लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, वो फिक्स है, ठीक है। तो टुवर्ड्स द सेंटर ही लगना है ये फोर्स। जब टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, टेंजेंशियली, भाई ऐसे चल रहा है, अगर वही पत्थर में बांध लो रस्सी में और घुमाओ से, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल रहता है। अगर वो टूट जाए तब वो दिखाई देगा कि हाँ किधर जाएगा, टेंजेंशियली, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियली है सर्कुलर में, और फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर है, तो एंगल हमेशा ही 90 बनेगा। तो कोई भी सर्कुलर मोशन हो, वर्क डन कितना रहेगा, 0, कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है। वो कुली वाली बात भी क्लियर हो गई। अब ऐसे ही कोई बॉक्स कुली जैसे अभी चल रहे थे ऐसे हॉरिजॉन्टल, अब बस के ऊपर चढ़ रहा है, कुली बस के ऊपर चढ़ रहा है, तो वर्क डन वैसे पॉजिटिव आएगा। अब यहां पर थोड़ी सी कंडीशन समझो, कुली के रेस्पेक्ट वर्क डन 0 है, कुली के रेस्पेक्ट। कैसे, बॉक्स जमीन पे जब था तब कुली के सिर पे रखा हुआ है, छत पे पहुंच गया तब भी उसके सिर पे ही है, तो कुली के रेस्पेक्ट बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। बॉक्स उठा के तुमने सर पे रख दिया नीचे, उसने उठा के रख लिया चाहे तुमने रख दिया, उससे हमें भी मतलब नहीं है, लेकिन जमीन पे खड़ा है वो जब तक, तब तक बॉक्स उसके कहां पर है, सिर पे। वो पहुंच गया ऊपर, अभी भी सिर पे ही रखा हुआ है, तो फिर कुली के रेस्पेक्ट देखोगे तो वर्क डन 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। तुम नीचे खड़े हो, तुम्हारे लिए कुली वर्क कर रहा है, क्योंकि बॉक्स नीचे से ऊपर चला गया।
ठीक है, इसी में तीनों चीजें आ रही हैं। कुली वर्क कर रहा है, ऊपर ले जा रहा है, तो फोर्स कहां लगा रहा है? ऊपर ही जा रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव है। उस बॉक्स का वेट कहां लग रहा है? नीचे, तो वेट के लिए वर्क डन नेगेटिव है। और कुली के रेस्पेक्ट वर्क डन 0 है, तुम्हारे रेस्पेक्ट वर्क डन पॉजिटिव है, ऊपर गया। एक ही वर्क डन जो है वो चेंज हो रहा है, इसे हम बोलते हैं वर्क डन जो होता है वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। वर्क किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब रेफरेंस पॉइंट कौन सा है ये तो बताओ, कहां से देख रहे हो? जहां से देखेंगे उसके हिसाब से वर्क आएगा, समझ गए? जो हम देख रहे हैं ना वो कहां से, कुली देखेगा तो कोई वर्क नहीं हुआ, क्योंकि नीचे भी बॉक्स सर पे रखा है, ऊपर भी कुली के सर पे ही रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट किस बात का? तुम देखोगे तो तुम्हारे लिए बॉक्स पहले नीचे था, अब कहां पहुंच गया? ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब वर्क हुआ। वेट के लिए लेंगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि वेट की डायरेक्शन कहां है? नीचे, और जा कहां रहा है? अपोजिट डायरेक्शन हो गई, यानी कि वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो याद रखेंगे वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि वैल्यू हमारे देखने के हिसाब से बदलेगी। तो उस ऑब्जेक्ट जो तुमने फेंकी है ना उसका वर्क डन निकल आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट है उसके पास में। वो तो फिर ये तो चलेगा तो डायरेक्शन के हिसाब से ही, किधर कितने एंगल पर थ्रो किया है, कितना फोर्स है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, उस हिसाब से वर्क डन निकले, वो तो वर्क डन आएगा। लेकिन वर्क डन आएगा क्यों? हाँ, लगाना पड़ेगा भाई, तुमने ऐसे फेंका है, अब हो सकता है तुमने ये एंगल पर थ्रो किया, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में ले लिया तुमने, और चला वो इस डायरेक्शन में गया आगे, तो मतलब एंगल कुछ मिलेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि हम फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास वर्क डन आएगा। क्लियर हो गई? एक तो ये कंडीशन हो जाएगी, वर्क डन नेगेटिव वाला तो हो गया, इसके नीचे वही लिख रहा है नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। एक हो गया कि ये क्वांटिटी कैसी है? स्केलर, ठीक है, और इसकी जो यूनिट होगी और ऐसा यूनिट होगी वो क्या है? जूल। जैसे रिप्रेजेंट करेंगे क्या है? जूल। और डायमेंशन फॉर्मूला ml2 t माइनस, वर्क डन के लिए क्या आएगा? ml2 t माइनस, डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। और एक हमने अभी पढ़ लिया है, डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन की बात क्लियर हो गई। अब वर्क डन जो होगा कहीं भी, जब भी हम वर्क करते हैं, किसी भी सिस्टम पर वर्क करें या वो सिस्टम हम पे वर्क करे, दो कंडीशंस हो सकती हैं। हम किसी सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, जब हम वर्क करेंगे ना तो उस एनर्जी जो भी होगा सिस्टम, उसमें वो एनर्जी बढ़ जाएगी। एक तरह बोलो कि वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट होकर उसकी एनर्जी को बढ़ा देगा जब हम वर्क करेंगे। उसका एग्जांपल समझो, जमीन पे कुछ पड़ा हुआ है, उसे हमने उठाया ऊपर ले आए, वर्क कर लिए, उसे उठा के हमने ऊपर रखा है, मतलब हम वर्क कर रहे हैं। जब हम वर्क करेंगे तो वो एनर्जी स्टोर हो गई, वो बन गई पोटेंशियल एनर्जी। जमीन से लाके यहाँ रख दिया है तो क्या बन गई? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब ये खुद वर्क करेगा ना तो ये एनर्जी को लूज कर देगा, खत्म कर देगा। अब वर्क क्या है? वहां से छोड़ दो, नीचे गिरेगा तो एनर्जी उसकी खत्म हो जाएगी। समझ में आया? जब हम वर्क करते हैं किसी भी सिस्टम पे, जब हम वर्क करेंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, कोई भी कहीं भी। जैसे काइनेटिक एनर्जी है, तो अगर हम धक्का देके किसी को चला दें तो धक्का देने में हमें वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, चलना शुरू कर दिया उसने। स्प्रिंग को पकड़ के खींचो तो वर्क कर रहा है, स्प्रिंग को खींचेंगे तो क्या करेंगे? वर्क। और स्प्रिंग के पास एनर्जी आती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वहाँ भी वर्क हो रहा है। क्लियर होगी बात है? तो वर्क जब भी हम करेंगे वो एनर्जी में आएगा। और उल्टा भी बोल सकते हो, अगर किसी सिस्टम के पास एनर्जी है और वो वर्क करता है तो एनर्जी लूज करता जाएगा, खत्म होती जाएगी एनर्जी धीरे धीरे करके वर्क होने में। इसका एक एग्जांपल पढ़ेंगे बाद में, जब हीट पढ़ेंगे तब। जैसे नॉर्मल पानी होता है, तो पानी जब होगा तो पानी के टाइम, जैसे इकट्ठा बाल्टी से पानी डालो, एक ही टेम्परेचर का, सेम टेम्परेचर का पानी बाल्टी से डालो और नहा लो, वही सेम वही पानी शावर लेके नहाओ, तो ठंडा गर्म कुछ अंतर आए? शावर वाला जो होगा वो ठंडा लगेगा थोड़ा सा। उसमें क्या रीज़न हुआ? उसमें ये हुआ कि जो बड़ी ड्रॉपलेट थी, बड़ी बूंद थी, वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में टूटेगी, तो वह वर्क हो रहा है। कुछ और वर्क कहीं से मिल नहीं रहा उसे,
तो वो वर्क कहाँ से मिलेगा? वो वर्क मिलेगा उस एनर्जी को खत्म, मतलब एनर्जी आई कहाँ से? एनर्जी कहाँ से आएगी? उसी में से निकलेगी। जो पानी है ना, उसी में से वो एनर्जी निकलेगी। अब पानी में से एनर्जी कैसे निकलेगी? वहाँ तो है नहीं कुछ भी। तो वो पानी के टेम्परेचर को कम कर देगा। पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, उतने वर्क, उसी कम टेम्परेचर होगा मतलब उसकी हीट कम हुई, हीट भी वर्क में चेंज हो जाएगी। तो वो वर्क क्या बन गया? बड़ी बूंद से छोटी छोटी बूंदें टूट गई। तो जो ड्रॉपलेट टूटेंगी तो जो वर्क है वो हीट से मिल जाएगा, और हीट से मिलने का मतलब हीट कम होगी, हीट कम होने का मतलब टेम्परेचर, इसलिए वो ठंडा महसूस होता है। ठीक है, तो कहीं भी जब भी वर्क हो रहा है मतलब हमें एनर्जी, अगर हम वर्क करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो खुद वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। और एनर्जी किस फॉर्म में से कम हो रही है वो चीज़ देखने वाली है, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग होगा। ठीक है, तो कल मैंने बोला था ना एनर्जी जनरेशन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर भी है। एनर्जी जितनी है और रहेगी उतनी, बस वो कन्वर्ट होगी।